ये सोचना काफी अजीब लगता है ना कि ट्रेन में किसी की जान बचाने के लिए जो लाल रंग की इमरजेंसी चेन होती है, क्या हो अगर वही एक छोटी सी चेन पूरी की पूरी ट्रेन को उग्रवादियों के हाथ में सौंप दे। हाँ, ये बहुत ही खौफनाक विचार है। बिल्कुल। तो आज के इस डीप डाइव में हम लोग ठीक इसी सच का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारे सामने आज बहुत सी ऐतिहासिक रिपोर्ट्स हैं और एमनेस्टी इंटरनेशनल के दस्तावेज भी रखे हैं। जी। तो हमारा जो मुख्य मिशन है वो 1991 के पंजाब रेल संकट और खास तौर पे जो लुधियाना फिरोजपुर रूट पर हमले हुए थे, उनकी गहराई में जाना है। और ये समझना बहुत जरूरी है कि ये सब ये हिंसा अचानक किसी एक दिन में तो नहीं हुई थी। हाँ, इसके पीछे का इतिहास भी तो है। बिल्कुल। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं तो हरित क्रांति के बाद जो आर्थिक असमानताएं बनी, फिर 1984 का ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बाद केसीएफ और केएलएफ जैसे चरमपंथी गुटों का जो उदय हुआ, इन सब ने मिलकर ऐसा माहौल बना दिया था जहां रेलवे सिस्टम सबसे आसान और बड़ा निशाना बन गया था। सही कहा। वही तो। और मुझे इन सोर्सेज में एक बात बहुत हैरान करने वाली लगी। ये अलार्म चेन तो यात्रियों की सुरक्षा के लिए होती है ना, तो ये इतना घातक हथियार कैसे बन गई? ये एक बहुत ही दिलचस्प तकनीकी पहलू है। अच्छा, तकनीकी रूप से ऐसा क्या होता था कि चेन खींचते ही पूरी ट्रेन बिल्कुल लाचार हो जाती थी? इसके पीछे की साइंस बहुत आसान लेकिन खतरनाक थी। उस समय की ट्रेनों में ना वैक्यूम ब्रेक इस्तेमाल होते थे, तो जैसे ही कोई चेन खींचता, ब्रेक पाइप का वैक्यूम टूट जाता था। ओ, तो सारा प्रेशर खत्म हो जाता था। एकदम सही। सारा प्रेशर खत्म और ट्रेन वहीं किसी सुनसान या अंधेरे इलाके में रुकने को मजबूर हो जाती थी। 15 जनवरी की बद्दोवाल घटना ले लीजिए या 15 जून का वो भयानक दिन जब करीब 80 से 126 लोग मारे गए। बाप रे, इतना बड़ा नरसंहार। हाँ, ये पूरी तरह से एक हिट एंड रन रणनीति थी। ट्रेन रोको, हमला करो और अंधेरे का फायदा उठाकर गायब हो जाओ। दिलचस्प बात यह है कि अगर हम इसकी तुलना हमारे सोर्सेज में दिए 2025 के पाकिस्तान वाले जाफर एक्सप्रेस अपहरण से करें तो रणनीति बिल्कुल उल्टी दिखती है। हाँ, वहां तो आधुनिक उग्रवादियों ने होस्टेज एंड नेगोशिएट बंधक बनाकर सौदेबाजी करने का तरीका अपनाया था। जी, उन्होंने करीब 30 घंटे तक ट्रेन कब्जे में रखी थी और इसी वजह से सुरक्षा बलों को अपना ऑपरेशन ग्रीन बोलन प्लान करने का मौका मिल गया और 350 लोग सुरक्षित बच गए। और यही बात तो 1991 के पंजाब हमलों को इतना घातक बनाती थी, क्योंकि उग्रवादी रुकते ही नहीं थे, तो बचाओ अभियान या नेगोशिएशन का कोई चांस ही नहीं होता था। जब तक फोर्स पहुंचती वो भाग चुके होते थे। बिल्कुल। और पुलिस के पास जो हथियार थे वो तो और भी चौंकाने वाले थे। उग्रवादी आधुनिक AK-47 लेकर आ रहे थे और पुलिस के पास पुरानी 303 राइफलें थी। हाँ, भारी हथियारों का असंतुलन था। ये तो ऐसा है कि दुश्मन 1 सेकंड में 10 गोलियां दाग रहा है और आप हर एक फायर के बाद अपनी बंदूक रीलोड करने में लगे हैं। ऐसे में सुरक्षा बलों ने इस खाई को भरा कैसे? इस भारी फायर पावर के गैप को पाटने के लिए ही सरकार को अपनी रणनीति बदलनी पड़ी थी। एलीट एंटी टेरर स्क्वाड NSG, जिन्हें हम ब्लैक कैट्स कहते हैं, उन्हें वहां उतारा गया। अच्छा। और इसके साथ ही ऑपरेशन क्लाउड बर्स्ट चलाया गया। इसमें क्या होता था? इसका तरीका ये था कि सीमावर्ती इलाकों में सुरक्षा बलों की सघन गश्त इतनी बढ़ा दी जाए कि उग्रवादियों के भागने के सभी रास्ते ब्लॉक हो जाए। समझ गया। लेकिन इसी काउंटर रणनीति का एक दूसरा पहलू भी था, जो इन रिपोर्ट्स में साफ दिखता है। सरकार ने बुलेट फॉर बुलेट यानी गोली का जवाब गोली वाली नीति अपनाई थी। हाँ, ये तो काफी विवादास्पद रहा होगा। बिल्कुल। एमनेस्टी इंटरनेशनल के जो दस्तावेज हमारे सामने हैं वो बताते हैं कि इस दौरान पुलिस एनकाउंटर्स और मानवाधिकारों को लेकर काफी गंभीर सवाल उठे थे। वो एक बहुत ही संवेदनशील और मुश्किल दौर था। लेकिन इतनी हिंसा और हथियारों की इस दौड़ के बीच हमारे सोर्सेज में बद्दोवाल और सोहिया के गांव वालों की जो कहानी है वो सच में एक अलग ही तस्वीर पेश करती है। हाँ, वो हिस्सा बहुत भावुक करने वाला है। अंधेरा था, गोलियां चल रही थीं, लेकिन उन आम लोगों ने अपनी जान की परवाह किए बिना और बिना ये देखे कि कौन किस धर्म या जाति का है, घायलों की मदद की। और असल में यही वो चीज थी जिसने चरमपंथियों की सबसे बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया। सही बात है। उनका मकसद सिर्फ नुकसान पहुंचाना नहीं था, बल्कि समाज को बांटना था। लेकिन गांव वालों ने एक होकर उनके इस एजेंडे को जमीन पे ही खत्म कर दिया। तो अगर इस पूरी डीप डाइव को समेटें तो एक बात बिल्कुल साफ है कि असली सुरक्षा सिर्फ कमांडो या आधुनिक हथियारों से नहीं आती,
बल्कि समाज के उस साहस से आती है जो डर के आगे झुकने से मना कर दे। मैं आपकी इस बात से पूरी तरह सहमत हूँ। और इस डीप डाइव को खत्म करने से पहले एक विचार पर गौर करना दिलचस्प होगा। 1991 में सिर्फ एक मैकेनिकल अलार्म चेन की छोटी सी तकनीकी कमजोरी ने इतना बड़ा संकट खड़ा कर दिया था। आज के इस हाईटेक दौर में जब हमारा पूरा ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑटोमेटेड और डिजिटल है, तो क्या ऐसी ही कोई अनजानी तकनीकी खामी आज भी मौजूद हो सकती है जिसे भविष्य में किसी नए खतरे के लिए इस्तेमाल किया जा सके? इसी सवाल के साथ आज का ये डीप डाइव यहीं खत्म करते हैं।